हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग लूसेंट किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आज की क्लास नंबर हमारा पहला है जीव विज्ञान का। हमने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लिए हैं और एक एक चीज़ हम आपको समझाते चले जाएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट देता हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये रहा लूसेंट। ठीक है, लूसेंट किताब में ये सारा जो पॉइंट दिया है, लाइन दिया है, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम इसी को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिख के अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझा के बता रहे हैं। ऐसे आपको लूसेंट में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम बता रहे हैं, आप हमसे पढ़िए। और देखिए, इस किताब से घटना चक्र बीपीएससी का 2026 का किताब है। इससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक एक सवाल कंप्लीट करेंगे। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आप हमारे साथ पढ़ाई कर लीजिए। इसी के साथ मैं एक और अपडेट देना चाहूँगा। क्या? तो आइए, लूसेंट किताब का एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है ये चीज़, और इसका प्रॉपर नोट्स बना के हम टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करिए, मन करे तो निकलवा लीजिए या खुद लिख लीजिए। और हमारा सिलेबस 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 15 नवंबर तक। ठीक है, तो अभी फास्ट हम लोग चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी क्लास नंबर फर्स्ट। ये रहा बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास नंबर फर्स्ट। 100 दिन में हम लोग का सिलेबस खत्म करना है, यानी 15 नवंबर तक पूरे लूसेंट को कंप्लीट कर लेना है अच्छे तरीके से, नोट्स बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए। थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ या फिर लूसेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे भाई देखो, जो चीज़ इसमें दिया है वही चीज़ हमने इसमें लिखा है, बल्कि 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया है जो मुझे इंपॉर्टेंस लगा है पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखकर। आप बस नोट्स को बनाइए, पढ़ते जाइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। आपके पास बहुत कम समय है, इधर उधर मास्टर के चक्कर में पढ़िएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लूसेंट किताब को आप हल्के में मत लीजिए। न जाने कितने लोग इस किताब के पढ़कर क्या क्या नौकरी ले लिए। बिहार पुलिस में तो बहुत सारे स्टूडेंट ने रिजल्ट लिया है, लेकिन आपको लूसेंट पढ़ना अच्छे से आना चाहिए तब ना। लेकिन कोई तो है जो पढ़ा रहा है आपको अच्छे से समझा के बता के, तो आप चुपचाप मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए। आराम से कान में ब्लूटूथ लगाइए, टेबल कुर्सी बैठिए। आप लाइब्रेरी में हैं तो लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़िए, या फिर घर पे हैं तो घर पे अच्छे से पढ़िए। मसला ये है कि पढ़ाई होते रहना चाहिए। ज़्यादा आप लोगों का टाइम ले लिए, अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी क्लास नंबर फर्स्ट। 3 बार बोल दिए क्लास नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर फर्स्ट। तुम लोग भी कहोगे कि क्या बार बार बोल रहे हैं, स्टार्ट तो कीजिए। लेकिन स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर फर्स्ट है तो थोड़ा तुम लोगों को कंसेप्ट डाउट होगा कि कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं और उनको कैसे पढ़ना है। फिर भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैसेज कीजिए, हम आपको सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। और कुछ अगर नहीं समझ में आता है फिर भी आप पूछिए हमसे, अलग से वीडियो बनाकर हम बता देंगे, या फिर अगले वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान को शुरुआत करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद से यहाँ से आपका चैप्टर शुरुआत हो रहा है, पहला जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, इस सब चीज़ को हम लोग कवर करेंगे और अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिए हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी किससे कहते हैं, क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या शर्त होना चाहिए किसी को जीव कहने के लिए। विज्ञान क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। जीव विज्ञान को डिफाइन करते हैं। भाई क्या है, क्या क्राइटेरिया है कि हम जीव विज्ञान कहेंगे। जीवधारियों का अध्ययन, वर्ल्ड में हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जिनके पास लाइफ है, जीवन है, उसे कहते हैं जीवधारियों। अब उन जीवधारियों को पढ़ाई करना, स्टडी करना जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान मतलब कौन, टेबल कुर्सी चेयर नहीं। जीव विज्ञान में ऐसा जीवधारी जिसके पास जीव हो, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, मेढक हो गया, कुत्ता, बिलाई, सियार, ये सब जीव विज्ञान में आता है। यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। अब देखिए, ये जो जीव विज्ञान है, इसका ये जीव विज्ञान वर्ड, ये शब्द सबसे पहले कौन दिया था, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी सबसे पहले वर्ड शब्द कौन दिया था। तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये जो 2 वैज्ञानिक थे, 1802 में बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द दिए। जीव विज्ञान क्या है, तो
तो जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जो जीव विज्ञान बायोलॉजी 2 वर्ड से मिल के बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है लोगस यानी स्टडी यानी अध्ययन। अभी हम लोग समझे हैं जीवधारियों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। यहाँ पे लिख दिए हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का अध्ययन, इसी कहते हैं जीव विज्ञान। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एकदम 0 लेवल से लेकर आपको अप लेवल तक समझाएं। बायोलॉजी है भाई, कॉन्सेप्ट का चीज़ है, समझना पड़ता है। इसको रटने से कुछ नहीं होगा, समझ में नहीं आएंगे, भुला जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं ऐसे नोट्स बना के हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर लो, समझ में आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो जीवधारी है, क्या क्या कंडीशन है, क्या शर्त है इसके ऊपर कि हम इसको लिविंग बीइंग कहेंगे, क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारे शर्त यहाँ पे लिख दिए हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवधारी है, उसके पास ये सारे कंडीशन होना चाहिए, तब उसे कहेंगे हम लिविंग बीइंग। और ये सारे कंडीशन ऑलरेडी होता है, आप पढ़िएगा, मैं समझाऊंगा, आप रिलेट कर पाइएगा। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन। ये आपको लूसेंट किताब में नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। श्वसन क्या है? यानी कि कोई भी जीवधारी O2 के अंदर लेता है और CO2 के बाहर छोड़ता है, उसे कहते हैं श्वसन। यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और आउटटेक ऑफ CO2, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत जीवधारी ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर करता है, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। पहला कंडीशन क्या हुआ लिविंग बीइंग के लिए, जीवधारी के लिए, कि वो रेस्पिरेशन करना चाहिए, यानी कि सांस लेना चाहिए, यानी कि श्वसन करना चाहिए। दूसरा कंडीशन यानी वृद्धि, तीसरा पोषण, चौथा पाचन, प्रजनन, फिर सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, फिर कोशिका संरचना। ये सारे कंडीशन है, ठीक है। तो आइए दूसरा देखते हैं, वृद्धि यानी ग्रोथ यानी मूवमेंट। प्लांट की बात करते हैं तो ग्रोथ का बात होता है, एनिमल की बात करते हैं तो यानी मूवमेंट का बात होता है, और ग्रोथ का ही बात होता है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है। जैसे कि हम हो गए और आप हो गए, अक्सर देखते हैं कि हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है कि प्लांट अपने स्थान को कैसे चेंज करता है, तो अपने ब्रांच को बढ़ाकर, अपने शाखाओं को बढ़ाकर। यानी कि प्लांट आज छोटा था, यानी कि 1 फीट का था, कल को वो 10 फीट का हो गया, तो मूवमेंट किया, उसको कहते हैं मूवमेंट, यानी प्लांट का मूवमेंट हुआ, प्लांट का एक स्थान से दूसरे जगह जाना हुआ। प्लांट कैसे मूवमेंट करता है, तो अपने जड़ को बढ़ाकर, तना को बढ़ाकर, डालिया को बढ़ाकर, ठीक है, ऐसे होता है प्लांट का मूवमेंट। तीसरा आते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण, यानी कि भोजन को ग्रहण करना। जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी भोजन को ग्रहण करना। यानी कि प्लांट भी देखते हैं कि भोजन को ग्रहण करता है कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर लेता है, और हम लोग फूड वगैरह लेते हैं। यानी कि लिविंग थिंग जो होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, वो न्यूट्रिशन करेगा, यानी कि पोषण ग्रहण करेगा। उसके बाद से अगला आता है डाइजेशन, यानी कि पाचन, यानी कि भोजन को तत्वों में बदलना। जब भी हम खाते हैं कुछ भी तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे कि बड़ा फूड ग्रेनुल है तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना, उसी को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन होता है तभी हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलता है। तीसरे में आता है एक्सक्रेशन, यानी कि उत्सर्जन। जब ये डाइजेशन होता है तो कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी में, तो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे कि हो गया पोटी, टॉयलेट, उसी को कहते हैं एक्सक्रेशन, ठीक है। पोटी मतलब क्या कहते हैं, सुबह सुबह जो बाथरूम नहीं जाया जाता है, उसी को कहते हैं पोटी। तो ये हो गया अपशिष्ट पदार्थ। जब डाइजेशन होता है तो कुछ चीज़ें बच जाता है, जिससे उसी को हम एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करके बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, न्यूट्रिशन यानी कि भोजन को हम लोग अंदर लिए, फिर न्यूट्रिशन, जो भोजन अंदर लिए हैं उसको तोड़ दिए हैं, डाइजेस्ट कर दिए हैं, जो कुछ रह जाता है तब एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि उत्सर्जन करते हैं। अब आइए जनन, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। आइए, कोई भी जीव अपने जैसे नए जीवों का जन्म देता है, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। आगे चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना कि जो भी जीवधारी है, लिविंग थिंग है, वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, यानी अपने जैसे नए जीवों का जन्म देगा। तीसरा आता है संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, यानी वातावरण और बदलाव पर प्रक्रिया।
जैसे कि आज गर्मी का मौसम है तो हम लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं, कल आ गया ठंडी का मौसम तो हम लोग ज़्यादा कपड़ा पहनेंगे, थोड़ा आग के पास रहना पसंद करेंगे। इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता। यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, वातावरण के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, अपने आप को बदलेगा। फिर आता है कोशिका संरचना। जितना भी लिविंग थिंग होगा वो सेल से मिलकर बना होगा, चाहे एक सेल से या फिर अधिक सेल से मिलकर बना होगा, उसी को कहते हैं कोशिका संरचना। आशा करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिख दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। आखिर रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ता है, आखिर क्या ऐसा इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन का। तो वंशों की निरंतरता को मेंटेन करने के लिए, यानी कि मेंटेन द डेथ रेट, वंशों की निरंतरता को मेंटेन करने के लिए, वंशों की निरंतरता को पूरा करने के लिए। यानी कि मान लो कि अगर किसी के परिवार में 10 लोग हैं, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नए बच्चे नहीं आएंगे तो उनका वंश तो समाप्त हो जाएगा। इन्हीं को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। यानी कि जब केवल दुनिया ही पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसे हम अगर देखते हैं तो अगर पृथ्वी पर से केवल लोग मरे, केवल लोगों का डेथ हो, कोई नया जन्म ही ना ले, तो पृथ्वी पर लोग रहेंगे ही कहाँ। तो आबादी को संतुलन को बचाए रखने के लिए भी हमें रिप्रोडक्शन चाहिए। विभिन्नता और विकास, यानी कि डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन करने के लिए भी हमें रिप्रोडक्शन चाहिए। तुमको नहीं समझ में आया होगा, विभिन्नता और विकास, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, मैं इसको अभी बताता हूँ क्या है ये चीज़, एक एग्जाम्पल से सुनना ध्यान लगा के। मेरे पास 2-3 वो कहानी है, लेकिन हम एक चीज़ बता रहे हैं, तुमको सुनना। मान लो कि आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, मान लो कि 50 साल पहले, ठीक है, मच्छर जो था ना, मच्छर केवल जो मच्छर था ना, आज से 50 साल पहले लोग केवल धुआं कर देते थे ना, धुआं थोड़ा सा आगे जला दिए तो मच्छर भाग जाया करता था। तुम सुना होगा कि तुम्हारे दादा कहते होंगे ना कि 50 साल पहले, क्या 15-20 साल पहले, तुम सुना होगा ना कि तुम्हारे दादा कहते होंगे कि आगे जला दो मच्छर भाग जाइए सन, आगे जला दो मच्छर भाग जाएगा सब। पहले केवल धुआं कर दिया जाता था ना तो मच्छर भाग जाता था, लेकिन उनके पास हुआ डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन की, अपने आप को अडेप्ट किए, तो केवल धुआं से नहीं भागते थे, नहीं भागे। तब हमको बनाया गया मोटीन आया, कछुआ नहीं बोलते हैं गांव में, कछुआ, मोटीन आया, मोटीन जलाया गया, तब मच्छर भागने लगा। फिर मच्छरों ने अपने आप को इवोल्यूशन किया, अपने आप को डेवलप किया, तब लाया गया इलेक्ट्रिक वाला, वो छनाटा जैसा नहीं होता है बैडमिंटन, उसको लाया गया, इलेक्ट्रिक से मच्छरों को भगाया गया। फिर उसके बाद से और एक और आया, क्या, ऑल आउट आया, ठीक है, ऑल आउट। तो मच्छरों ने अपने आप को इवोल्यूशन किया, अपने आप को मजबूत किया, तब हम लोगों ने उनके भगाने के लिए इतने सारे प्रक्रिया अपनाए। अगर मच्छरों ने नहीं अडॉप्ट किया होता तो हमें धुआं करने से ही मच्छर भाग जाते। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने के लिए, मजबूत करने के लिए विभिन्नता और इवोल्यूशन चाहिए। समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अब चलिए यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का आ जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। बीपीएससी भी पूछता है, बिहार दरोगा पूछता है, और एसएससी भी पूछ लेता है, और बिहार पुलिस भी पूछ लेता है। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इपीकल्चर क्या है भाई, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन इपीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। पीसीकल्चर क्या है, तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। माइकोलॉजी, कॉकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कॉक मतलब फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन यानी अलगी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अलगी, फाइकोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, तो फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी क्या है, तो फलों का अध्ययन। अब यहीं पे क्वेश्चन एक पूछा था बीपीएससी। और ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो पक्षियों का अध्ययन। अब देखो यहाँ पे कैसे बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछा था, तुमको दिखाते हैं। आओ देखो यहाँ पे लिखा है पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। तो यहाँ पे देखो बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछा है। पोमोलॉजी यानी कि फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, तो पत्तियों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फलों का अध्ययन। हम लोगों ने नोट्स में अभी पढ़ा था। फिर देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ऑर्निथोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है क्या, किस चीज़ का, तो पत्तियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, आंसर नंबर
सी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। अब एक चीज हम तुमको एक्स्ट्रा बता देते हैं, अपने नोट्स में लिख लेना। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो यहीं से घुमा फिरा एक क्वेश्चन आएगा। और ऑस्टियोलॉजी हम कब पढ़ाते तुमको? जब हम सेल पढ़ाएंगे ना, या फिर टिश्यू, तो उसमें हम पढ़ाएंगे तुमको ऑस्टियोलॉजी। तो ऐसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, समझ रहे हो। आइए अब यहाँ पे देखते हैं। इथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। इटमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी यानी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। अफिनोलॉजी यानी सांपों का अध्ययन। सौरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? यानी काष्ठी पेड़ का अध्ययन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान कहलाता है। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का खेती, समझ रहे हो, फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का खेती। अब देखो, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन, यानी कि द प्लांट हु ग्रोथ इन वाटर विदाउट सॉइल दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक, यानी कि पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन कहलाता है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। अब देखते हैं आगे। भाई थोड़ा मेहनत लग रहा है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए, धरती पे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उसको अलग अलग डिवीजन करके पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ एनिमल हो गए, कुछ प्लांट हो गए। तो अरस्तु ने क्या किया था? इनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। तो इन्होंने क्या किया था? अरस्तु ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवधारी हैं, उनको दो भागों में बांट दिया, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जूलॉजी और बोटनी दो भागों में बांट दिया, यानी जंतु विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे जितना भी एनिमल है जूलॉजी पढ़ेंगे, और जितना भी पेड़ पौधा है उनको हम बोटनी पढ़ाएंगे, बोटनी वो लोग पढ़ेंगे। अरस्तु को क्या फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है? अरस्तु को। और थियोफ्रेटस फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है थियोफ्रेटस। देखो यहाँ पे समझो, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का फादर अरस्तु को कहा जाता है, और जूलॉजी का फादर अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन बोटनी का फादर थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों के प्रवर्तक कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो जीव विज्ञानों में पढ़ना जरूरी है। आइए देखते हैं। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? यानी मेंडल ने दिया था। इसको पढ़िए, याद करिए, क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल ने। या फिर मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? 4 गो ऑप्शन दे देता है, ठीक है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल ने। जीव सिद्धांत यानी लिविंग थ्योरी किसने दिया था? तो डीएन मार्गन ने दिया था लिविंग थ्योरी। अब देखो आगे, उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन यानी वेरिएशन कहते हैं, इसको भी इवोल्यूशन कहते हैं, म्यूटेशन चेंज होता है इसमें, हागरो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है आपको पेज नंबर 407 में, यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे, जीवों की अत्यधिक विविधता यानी कि वेरिएशन, उसको कहते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन यानी कि इवोल्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उत्परिवर्तन यानी कि इवोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्लियर कर करके पढ़ाई करेंगे। फिर देखो, कोशिका सिद्धांत यानी स्लेडन और एस्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लेडन एंड एस्वान ने दिया था, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में क्या है, ये 2 लूसेंट में नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारे क्लास 9th के एनसीईआरटी में दिया है। हमको याद था इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एग्जाम में आता है, जरूरी है। बीपीएससी भी री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि सेल थ्योरी क्या है, कौन कौन सेल थ्योरी है। तो देखो, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्फ, यानी कि लाइफ यानी कि दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग हैं, जितने भी जीवधारी कोशिका से मिलकर बने हैं। अब देखो दूसरा क्या है, तो न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये आपका एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, लेकिन हम सिंपल भाषा में लिख दिए हैं, न्यू सेल कम फ्रॉम ओल्ड सेल, यानी कि जितना भी नया सेल है पुराने सेल से ही बनते हैं, डिवीजन करके तोड़ के, ठीक है, हमारे बॉडी में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्पादित लक्षणों की वांशिकता का नियम लैमार्क ने दिया था। ये क्या है भाई? द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, यानी कि जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी चेंज करता है, उसी को कहते हैं
वंशानुगति का नियम, उत्पादित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लेमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था। यानी कि जितना भी लाइफ है उसको एक वैज्ञानिक नाम देते हैं, द्विनाम पद्धति के करके। द्विनाम पद्धति एक प्रक्रिया है, उसके तहत ऑर्गेनिज्म को वैज्ञानिक नाम देते हैं। कैरोलस लिनियस ने दिया था इसको। फिर डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी डीएनए का द्विखंडन मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे पेज नंबर 4 से 11, देखो यहाँ डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने था। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको हम अलग अलग समूह में बांटेंगे, अलग अलग किंगडम में बांटेंगे, अलग अलग जगत में बांटेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखो, एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, उन्होंने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा, जंतु समूह और वनस्पति समूह। हम उधर भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पढ़ लिए, क्योंकि आगे भी और लोग हैं और लोग आए हैं, इसलिए हम इनको भूल नहीं सकते हैं, इसलिए इनको भी हम लिख दिए। तो अरस्तु थे, वैज्ञानिक थे, जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। अरस्तु का एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमालिया, हिस्टोरिया एनिमालिया। इन्होंने अपने पुस्तकों में ये दोनों बात लिखी है, ये डिवीजन की बात लिखी है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का फादर कहा जाता है अरस्तु को। फिर एक अगला साइंटिस्ट थे लिनियस, इन्होंने जीवधारी को किंगडम में बांटा, यानी जगत में बांटा, यानी पादप जगत और जंतु जगत। जितना भी वनस्पति से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, वो प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे। एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, कुछ डॉग हो गए, बिल्ली हो गई, ये सब चीज़ हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जंतु में पढ़ेंगे। फिर इनकी एक पुस्तक थी सिस्टमा नेचर, ये बात। फिर इनकी पुस्तक एक थी सिस्टमा नेचर, इन्होंने सिस्टमा नेचर में ही ये बात लिखी है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को हम कहते हैं। बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार देखो, रिवीजन करो, याद हो जाएगा। ये सब चीज कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ो। फिर अगला साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हिकल। देखो यहाँ पे भी लूसेंट पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे अर्नेस्ट हिकल, लेकिन समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन हम अच्छे से यहाँ पे समझा दिए हैं, तब समझ में आएगा। अगला साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हिकल। उन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 खंडों में बांटा, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, यानी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा। प्लांट किंगडम में प्लांट को पढ़ेंगे, जैसे कि पेड़ पौधा। जंतु जगत यानी एनिमल को पढ़ेंगे, जैसे कि मैन, फ्रॉग, कैट, बिल्ली, ये सब चीज, डॉग, ये सब चीज। प्रोटिस्टा एक एक्स्ट्रा इन्होंने लगाया, प्रोटिस्टा को अमोइबा और प्लाज्मोडियम इसमें आते हैं। प्रोटिस्टा में अमोइबा एंड प्लाज्मोडियम। इन तीनों के बाद से एक और बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी के साइंटिस्ट थे R.H. व्हिटकर। उन्होंने लिविंग थिंग को 5 जगत में वर्गीकरण किया। R.H. व्हिटकर ने 5 जगत में वर्गीकरण किया। क्या क्या? तो पहले से तो ये 3 था, 2 को ऐड कर दिए। और कौन कौन? तो एक मोनेरा ऐड किए और दूसरा कौन ऐड किए? तो कवक ऐड किए। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं पांचों के बारे में। तो एक बार देख लीजिए पांचों कौन कौन से हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, फिर 4 नंबर पर आ गया कवक और 5 नंबर पर आ गया जंतु। ठीक है, तो एक एक करके आइए हम पढ़ते हैं। मोनेरा में क्या आता है? तो जितने भी इस धरती पर प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक लाइफ है, वो आते हैं मोनेरा में। वो सिंगल सेल के बने होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता यानी नो न्यूक्लियस। अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु यानी कि फिलामेंटस बैक्टीरिया। इनके पास पूंछ जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा यानी फिलामेंट होगा, उसी को कहते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पर आता है प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कुछ ऐसे लाइफ होते हैं जो जल में रहते हैं, उसमें आते हैं प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल में यूग्लिना, यूग्लिना जो होता है पानी में भी रहता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होता है यूग्लिना। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आते हैं इसमें। फिर पादप एंड प्लांट,
ये बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके पास पुष्प होता है और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके पास पुष्प नहीं होते, सब आते हैं पादप में, ठीक है। अब आइए आगे। आशा करते हैं कि सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, आता होगा ना। नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट करना भाई, फिर से हम बता देंगे। कवक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें यूकैरियोटिक और परपोषी जीव जाति यानी परजीवी भी होते हैं। ये कवक यानी यूकैरियोटिक और परपोषी जीवधारी और परजीवी भी इसमें होते हैं, यानी कि पैरासाइट, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, किसी सड़े गड़े चीज पर डिपेंड रहेंगे, उसी को कहते हैं पैरासाइट यानी परजीवी। ऑब्जर्व करते हैं, अपना पोषण ऑब्जर्वेशन के द्वारा लेते हैं। मान लो कि यहाँ ब्रेड है, सड़ल करल है, तो इसमें गया पैरासाइट, उस पर रह जाएगा और उसी को ऑब्जर्व करेगा और शोषण करेगा, तब अपने लाइफ को यापन करता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। जो कवक होता है ना, इसका सेल वाल कोशिका भित्ति काइटिन के बना होता है। याद कर लेना कि ये कवक यूकैरियोटिक होता है और पैरासाइटिक भी होता है, यानी कि परपोषी होता है यानी परजीवी। 5 नंबर पे आता है जंतु एनिमल। इसमें देखो पढ़ते हैं जंतु समभोजी यानी कि होलोजिक और यूकैरियोटिक इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, उभयचर यानी कि ऐसा लाइफ जो पानी और जमीन दोनों पर है। इसमें आता है मेढक, एक अम्फेबियन से यानी उभयचर है। फिर पक्षी स्तनधारी, अब मैंने और जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो मैंने जो बच्चे को जन्म देते हैं, एक डॉल्फिन हो गई जो स्तनधारी होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आया था आपको, यहाँ पे जीवधारी जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं, इसमें आ गया डॉल्फिन जो जीवधारी है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में। तो ऑप्शन नंबर डी स्तनी में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे ही खोल के पढ़ा जाता है, ऐसे ही समझ के पढ़ा जाता है। अब देखो जो जंतु के हम ना मेटाजोआ भी कहते हैं, याद कर लेना। अब देखो वर्गीकरण पदानुक्रम, देखो इसमें ज्यादा साइंस नहीं है, बस हम बताए थे इसमें कैसे सवाल आते हैं, क्या आता है। याद कर लेना कि जो मान लो कोई नया जीव मिला तो समझो जगत हो गया, जगत में कोई नया जीव मिला तो किंगडम हो गया। फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लांट है कि एनिमल है, तो अगर एनिमल रहेगा तो उसे फाइलम डिवीजन करेंगे, अब प्लांट रहेगा तो फाइलम करेंगे। फिर उसको वर्ग यानी क्लास उसका डिवीजन करेंगे, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ये याद कर लेना सीक्वेंस। वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या होता है कि ये सब प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस करके डाला जाता है इन पांचों में, जो भी पढ़े ना उसमें पाता है कि वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है कि सिंगल सेल है कि डबल सेल में है, यहीं से डिफाइन करता है। ये सब डिफाइन करके उसमें भेजा जाता है। समझ में आ गया? तो ये डिफाइन करने का प्रोसेस है। सीक्वेंस याद कर लेना, बस हो गया। अब देखो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है, स्पेसिस होती है। समझ में आ गया मेरे भाई? दिमाग मत लगाना, बस सीक्वेंस तुम इसका याद कर लेना, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो समझो कि स्पेसिफिसिटी यानी कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा, यानी कि नीचे आ रहे हैं तो मान लो कि सेम जाति का जो स्पेसिस है ना उसका लक्षण बढ़ेगा। एक और चीज याद कर लो कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर दिया है, इस सीक्वेंस में दिया गया है, यानी कि ऊपर से हम नीचे आए हैं तो समझ लो कि लक्षण बढ़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा और जीवों में समानता बढ़ेगा और जीवों की संख्या बढ़ेगा। याद कर लेना। देखो अगर इस तरीके से सीक्वेंस दिया है, सबसे पहले जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, तो समझ लेना कि कैरेक्टर्स बढ़ेगा, जीवों में समानता बढ़ेगा और जीवों की संख्या बढ़ेगा। अगर यही नीचे से ऊपर दिया है तो ये सब उल्टा हो जाएगा। याद कर लेना, यानी कि नीचे से जब ऊपर दिया है तो समझ लेना जीवों की संख्या घटेगा, समानता कम होगा, कैरेक्टर सेम नहीं रहेगा। आगे देखो, यहाँ पे आते हैं। अब देखो जीव के नामकरण की पद्धति, ठीक है, द्विव नाम पद्धति यानी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब देखो ये जो सिद्धांत है नोमेनक्लेचर का सिद्धांत, यानी कि नोमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी नोमेनक्लेचर का प्रक्रिया कौन दिए थे? तो कार्लस लिनियस ने दिया था। इन्हीं कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी दिए थे, कार्लस लिनियस को कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इन्होंने क्या बताया, जो जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, मान लो कि होमो सेपियंस लिनस, ये मनुष्य का साइंटिफिक नेम है। होमो सेपियन लिनस इंसान का साइंटिफिक नेम है। अब जो पहला शब्द होगा जैसे कि होमस, वो वंश को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा शब्द यानी कि सेपियंस जाति को, और तीसरा जो लिनस वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक के नाम को हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, केवल ये याद रखते हैं होमोसेपियंस इंसान का वैज्ञानिक नाम है। समझ में आ गया? पहला वर्ड वंश से संबंधित, दूसरा शब्द जाति से, तीसरा वैज्ञानिक नाम से।
अब कुछ ऐसे हैं उनके वैज्ञानिक नाम देखते हैं, आइए। मनुष्य का होमोसेपियंस कहते हैं, यहीं से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है, याद कर लेना। मनुष्य को होमोसेपियंस कहते हैं, मेढक को राना टिग्रीना, बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता को कैनिस फेमिलिटिका, गाय को बोस इंडिका, मक्खी को मुस्का डोमेस्टिका, आम को मैग्नीफेरा इंडिका, धान का ओराइजा सटिवा, गेहूं का ट्रिटिकम अस्टिवम, मटर का पीसम सटाइवम, चना का सीसर एराइटनम, सरसों का कंपेट्रिस, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। आशा करते हैं मेरे भाई आज का बायोलॉजी का लेक्चर समझ में आया होगा। यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे कोशिका यानी सेल लूसेंट में। तो भाई जाओ लेक्चर को अभी देखो, कंप्लीट करो। अभी हम एक करंट अफेयर का भी एक लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा लगे तो भाई थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ। और हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।